नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं। और 15 जून दोपहर 12 बजे को दिल्ली की मुखर्जी नगर से एक खबर आती है, जहां पर आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। वहां से एक खबर आती है और विजुअल वीडियो भी आते हैं। नेशनल मीडिया में हर जगह खबर चलती है कि मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। हकीकत बाद में पता चलती थी, पहले ये था कि जहाँ पे क्लासेज चलती हैं वहीं पे आग लगी, लेकिन बाद में विजुअल आए और न्यूज़ चैनलों भी क्लियर किया कि ग्राउंड फ्लोर में आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसका धुआं जहाँ पे क्लासेज चल रही थी वहाँ पर पहुँच गया था, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और विजुअल भी आ रहे थे कि बच्चे लगातार, डर का माहौल था, कूद रहे थे ऊपर छत से, जिसमें कई लोग घायल भी होते हैं, जिन्हें फिर बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और हम लोगों ने जाकर हॉस्पिटल में बच्चों से बात की। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल हैं और यहाँ से सांसद मनोज तिवारी या कहें फिर फायर ब्रिगेड के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनका बयान आता है कि सारी चीज़ें संयम में है, कंट्रोल कर ली गई हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इसी बीच कई लोग, जैसे मैं बताऊं कि कल मुखर्जी नगर में था तो ढेर सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बीच अफवाहों का जो बाजार है वो भी गर्म था। इस बात को लेकर के संस्कृति आईएएस के जो फैकल्टी मेंबर अमित सर हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को 15 जून से आज तक पूरी घटनाक्रम को देखा, सुना और जांच पड़ताल की। उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। कई जगह चर्चा हो रही थी कि कई लगभग 50-60 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। तो इन सब बातों पर अपनी बात रखने के लिए संस्कृति आईएएस के अमित सर हैं, जो कि वीडियो बनाकर पूरी बात को रखते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। नमस्कार साथियों, आपसे एक बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। पिछले 3-4 दिन मुखर्जी नगर में एक शिक्षक की पहचान के तौर पर सबसे मुश्किल भरे दिन रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना जिसमें आपने विद्यार्थियों को किसी बिल्डिंग से नीचे गिरते देखा हो, इसका मानसिक प्रभाव एक शिक्षक पर इतना बुरा हो सकता है, वो हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में महसूस किया। तो आज आपके साथ बातचीत में 3-4 बातें मैं साझा करना चाहूँगा। मैंने देखा कि विद्यार्थी कितने आंदोलनरत हैं, एजिटेटेड हैं, अपने साथियों की कुशलता को लेकर चिंतित हैं। और मैं मानता हूँ कि जो विद्यार्थी सड़क पर हैं, जो अपने साथियों को लेकर चिंतित हुए, वो बिल्कुल ठीक चिंतित हुए। एक विद्यार्थी के तौर पर अगर आप अपने साथियों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप उनकी भलाई के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा। और मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी सड़क पर रहे, बहुत बहादुरी का परिचय दिया उन्होंने। हजारों विद्यार्थी निकल आए सड़क पर, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने विद्यार्थियों के प्रति उनकी जो संवेदना थी उसको जाहिर करते हुए जिस तरह की लड़ाई लड़ी, मैं उनको बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि विद्यार्थियों के लिए खड़े हुए। कैरियर को छोड़कर अपने 2 रात सड़क पर गुजारना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब इसके बाद जो बात इस आंदोलन के अलावा जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उसके अलावा जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि पिछले 3 दिनों में इस आंदोलन में बहुत सारी अफवाहें भी पैदा हुई। तो जो विद्यार्थी कुछ अफवाहों के कारण एजिटेटेड हैं, बहुत सारे माता पिता का मेरे पास फोन आ गया, जिन्होंने अलग अलग जगहों से नंबर कहीं से मैनेज किया, और नंबर मैनेज करने के बाद उन्होंने संस्थान में फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन किया कि वहाँ क्या हुआ है। एक पिता ने तो ये फ़ोन करके कहा कि पता चला है कि बहुत सारे बच्चे उस दुर्घटना में उनके साथ अनहोनी हुई है। कुछ ने कहा कि वहाँ बिल्डिंग में जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं आज कम से कम उनमें से कुछ अफवाहों के संदर्भ में कुछ तथ्य आपके सामने रख सकता हूँ। यहाँ जब मैं ये तथ्य सामने रखूँगा तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने विरोध प्रदर्शन का अधिकार इसके कारण सस्पेंड मत कीजिए। आप जो विरोध करना चाहते विद्यार्थी होने के नाते वो जरूर कीजिए, लेकिन एक विद्यार्थी की जिम्मेवारी के साथ कि विरोध हमेशा तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, अफवाह फैलाने वाला नहीं। क्योंकि अगर आप यहां तथ्यात्मक आधार से अलग विरोध करेंगे तो पूरे भारत में जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे यहां मुखर्जी नगर में पढ़ने आते हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही, बहुत चिंतित हैं। और पूरे इस कस्बे की, इस शहर की, मुखर्जी नगर की ना, वो पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
अब क्या डेटा है जिसको मैं सामने रखना चाहता हूं? पहली बात तो अब तक लगभग सबने ये बता दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया। मेरे इसी उद्बोधन में मैं दिल्ली के फायर ऑफिसर का ये बयान आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने 12:27 पर सूचना मिलने के बाद 1:30 के आसपास 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया था और सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया था। ये बयान आप सुनिए फायर अधिकारी का। ये 12:27 पे करीब हमें कॉल मिली थी कि एक बिल्डिंग में आग है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें कोचिंग सेंटर था और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। हमने टोटल 11 गाड़ी मोबिलाइज की थी, जिसमें कि ब्रांटो जो स्काई लिफ्ट होता है ऊपर जो हाइट के लिए यूज़ किया था उसको भी 2 वो भी भेजे थे, क्योंकि बच्चों का मामला था। आग पे पूरा काबू पा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, बिजली मीटर में एक आग लगी थी, उसकी वजह से धुआं ज़्यादा था। ये जो आपने विजुअल देखे, ये शुरू में कुछ बच्चे पैनिक हो गए और वो खिड़की और रस्सी के सहारे उतरे। बाकी हमारे पहुंचने के बाद कोई आदमी ऐसे नहीं उतरा, कोई बच्चा नहीं उतरा। सबको हमने सीढ़ी लगा के या जो जीना उसमें था उससे उतारा गया। सभी सेफ हैं। मेरे को ये बताया गया जो इनिशियल में जो बच्चे 4 रस्सी से उतर रहे थे, शायद वो गिर गए थे, तो 4 बच्चों को चोट आई है, पर वो भी मेजर नहीं है, माइनर चोट है। बाकी और कोई बच्चा घायल नहीं है। सर, जो विजुअल जो देख रहे थे काफी पैनिक वाले विजुअल्स थे, बिल्डिंग से नीचे कूद रहे थे, तो देख के किस तरह से आप? यस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि धुएं की वजह से बच्चे पैनिक हो गए और वो पैनिक में जो है वो लोग घबरा के खिड़की से या रस्सी से उतरने लगे, क्योंकि ये मुखर्जी नगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है और हमने इसीलिए 3 स्टेशनों से गाड़ियाँ मोबिलाइज कराई थी। और हमारे पहुंचने के बाद फिर पैनिक, क्योंकि हमारे आदमी पहुंच गए, उन्होंने सीढ़ियों से सीढ़ी लगा के उतारना शुरू किया। ये इनिशियल के विजुअल हैं, ये मेरे लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग है कि बच्चे जो थे पैनिक होकर कूद गए। अदरवाइज आग बहुत छोटी थी और हमने, आप ये देखिए 12:27 की बात है, करीब 1:30 बजे तक हमने ऑपरेशन खत्म भी कर दिए थे। अभी हमारी गाड़ियाँ सारी वापस भी आ गई हैं। अब आपने जो ये बयान सुना, इस बयान के बाद फिर दूसरी बात सुनिए, जहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आग ग्राउंड फ्लोर में एक मीटर में लगी। आग पे पूरा काबू पा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, बिजली मीटर में एक आग लगी थी, उसकी वजह से धुआं ज़्यादा था। और अब मैं ये कह सकता हूं, चूंकि पुलिस रिपोर्ट में भी यही है, जो एफआईआर हुई उसमें भी यही है, कि आग तो 3rd फ्लोर तक पहुंची ही नहीं। आग ग्राउंड फ्लोर के एक मीटर में लगी और धुआं ऊपर पहुंचा 3rd फ्लोर तक। और उससे विद्यार्थी पैनिक हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि असल में धुआं इस फ्लोर तक आ रहा है या आग ही आ चुकी है। और उसमें तमाम विद्यार्थियों ने खिड़कियों से छलांग लगाई, घायल हुए। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो उस स्तर तक पैनिक नहीं हुए, वैसे 150 से अधिक विद्यार्थियों को फायर सर्विस ने आने के बाद जो छत पर चले गए, उनको बाद में वहां से सकुशल उतारा गया। मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात की, थाने भी गया 2 बार और वहां अधिकारियों से बात की, पूछा कि आपके पास क्या सूचना है। उन्होंने मुझे बताया कि छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर पुलिस पूरे बिल्डिंग के अंदर गई और जो छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे उनको बिल्डिंग के अंदर जाकर दिखाया गया कि यहां कोई किसी तरह की अनहोनी घटना के बाद विद्यार्थियों की कोई बॉडी जैसा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई वहां छुपाने वाली बात नहीं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने विद्यार्थियों को पूरे बिल्डिंग का टूर करा दिया है। 5 विद्यार्थियों का एक शिष्टमंडल जो पुलिस से बातचीत करने गया था, वो उस बिल्डिंग में घूम कर आ चुके हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इस अफवाह को रोक देना चाहिए कि बिल्डिंग में कुछ लोग वहां रह गए थे। ये गलत बात होगी। इससे माता पिता को और बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत पीड़ा हो रही है। सच जरूर बताइए, लेकिन उसी के साथ साथ आपने कर्तव्य का पालन कीजिए कि झूठ को भी फैलने से रोकिए। दूसरी जो बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये है कि जो विद्यार्थी घायल हुए उनमें से इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो गई क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे पास पूरा लिस्ट है 61 विद्यार्थियों की, जिस लिस्ट को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना है, जिसको पुलिस ने भी माना है। 61 विद्यार्थी कुल घायल हुए थे, जिनमें 51 को मामूली चोट थी जो जल्दी डिस्चार्ज कर दिए गए, कुछ अगले दिन डिस्चार्ज किए गए। और आज की स्थिति में मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका दिल्ली के अलग अलग बड़े अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फिर इनके माता पिता आए और उन्होंने कहा कि हमको बेहतर इलाज करवाना अपने बच्चों का, और इन बच्चों को फिर दिल्ली के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
ये एक बिल्डिंग में मीटर में आग थी और उसका धुआं है वो ऊपर वाली फ्लोर्स के ऊपर गया, तो जिसके कारण पैनिक फैल गया। ऊपर कोचिंग सेंटर्स हैं काफ़ी, तो सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर था, तो एकदम वो पैनिक फैलने से कुछ स्टूडेंट्स हैं वह खिड़की से नीचे आने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें 3-4 जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई जानी माली नुकसान नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है और कोई भी उसमें ट्रैप या कुछ इस टाइप का नहीं है। मैम विजुअल्स में काफी पैनिक वाले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बहुत ही पैनिक वाले हैं, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगी कि सब ठीक है, कोई भी किसी भी गलत घटना का होने का कोई वो नहीं है। 1 मीटर में आग थी और वो धुएं के कारण जो ऊपर गया है उसके कारण पैनिक फैला है। मैम कितने बच्चे इसमें इंजर्ड हुए हैं, जो ऊपर से कूदते हुए जो नजर आए हैं? फायर में कोई हुआ या फिर सिर्फ पैनिक में जो नीचे कूदे उसकी? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें लगी है ग्राउंड से, तो उसमें पैनिक के कारण जो बच्चे खिड़कियों से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को थोड़ी बहुत इंजरीज है। फायर से किसी को अभी तक नहीं है। एक बच्ची की विजुअल्स आए थे, उसको सर में चोट लगने की, उसके बारे में अफवाह आई, खबर फैली कि उसके साथ दुर्घटना हुई, मृत्यु हो गई। ये बात भी सही नहीं है। वो बच्ची अभी दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। संभवतः कल उनके माता पिता भी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, कल वो भी एक बयान जारी कर देंगे। वो अब बिल्कुल ठीक है और एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रही है, जल्दी वो भी डिस्चार्ज होगी। उसको चोट गंभीर आई थी, इसमें कोई शक नहीं, उसकी चोट गंभीर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर है और उसका बेहतरीन इलाज हो रहा है। तो कोई विद्यार्थी आज की दशा में, जो सूचना है उसके अनुसार कोई विद्यार्थी खतरे में नहीं है। 6 लोगों का अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 विद्यार्थी हैं जो आज शाम तक कहा गया है कि वो क्रिटिकल केयर यूनिट से शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो अब खतरे से बाहर आ गए, बाकी सामान्य रूप से खतरे से बाहर पहले ही आ चुके थे। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी ये जानकारी है। अब विद्यार्थियों में एक धारणा यह भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, जिस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि मैं कोचिंग चलाता हूं तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जाननी चाहिए। देखिए, 3rd फ्लोर पर जब आग पहुंची नहीं, तो आपके पास अगर मान लीजिए वहां बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते, तो क्या आप उनका धुएं पर प्रयोग करते? फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हो सकता था, जहां आपने विजुअल्स में देखा होगा उसका प्रयोग किया गया। लेकिन जहां धुआं पहुंचा, उस धुएं पर आप फायर एक्सटिंग्विशर का क्या प्रयोग करेंगे? धुएं से लड़ने के लिए तो कोई सेफ्टी मेजर नहीं हो सकता ना। और उस धुएं के कारण जो स्टेयर केस पर इतना धुआं भर गया, उसके कारण बहुत सारे बच्चों को, जो वर्कशॉप चल रही थी, उनको पता नहीं था कि एक स्टेयर केस छत पर जाता है जहां जाया जा सकता है। तो ये एक बात है जो आपको जाननी चाहिए कि 3rd फ्लोर पर आग पहुंची ही नहीं थी। 3rd फ्लोर के फोटोज पुलिस के पास हैं। आप में से जो विद्यार्थी चाहें, पुलिस में जाके, आपके पास तमाम तरह के अधिकार है, उनका प्रयोग करते हुए आप उनसे कहें कि 3rd फ्लोर का विजुअल हमको दीजिए, आप पाएंगे कि वहां आग नहीं पहुंची। तो एक और बात कि बिल्डिंग के पास फायर का लाइसेंस नहीं था। आप फिर से फायर ऑफिसर का यह बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस बिल्डिंग को एनओसी की जरूरत थी भी या नहीं। नियम के तहत वो बिल्डिंग फायर सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई करती या नहीं करती, उसके दायरे में आती भी थी कि नहीं आती थी। और जो जानकारी मैंने कोचिंग के प्रबंधन से बात करके पूछी, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने बात की कि भाई क्या आपके पास फायर सेफ्टी है। लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जवाब आया कि उनको बताया गया है कि 15 मीटर से नीचे की इमारत में फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, एनओसी नहीं दिया जाता। आप सब आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, एक बार जरूर इसको पता लगाइए, देखिए कि क्या ये बात सही है, क्योंकि यहां सारे कोचिंग वालों को यही बताएं कि 15 मीटर से नीचे की इमारत में फायर सेफ्टी के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाता, और ये इमारत भी 15 मीटर से नीचे की कैटेगरी में आती है। तो फायर ऑफिसर को नहीं पता है। उनकी क्लिप सुनिए, उनका बयान सुनिए। तो सर अगर एनओसी नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा पूरा? सी एनओसी ये भी चेक करने के एनओसी इनको रिक्वायर्ड भी था कि नहीं था। सी खाली ये आग किसी वजह से लगी है और हमें एक्शन लेना है, तो एज पर लॉ विल टेक एक्शन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। इस घटना ने मुखर्जी नगर के शिक्षकों को, कोचिंग संस्थाओं को, विद्यार्थियों को, सबको एक सबक दिया है। तो
ये बहुत हमारे लिए राहत भरी खबर है कि सारे विद्यार्थी सुरक्षित हैं। ये सारी इमारतें जिनमें आप पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये डीडीए ने बनाई है। डीडीए एक सरकारी संस्था है। उन बिल्डिंग्स की बनाई गई स्ट्रक्चर में कोई कोचिंग कोई तब्दीली नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल तब्दीली आप नहीं कर सकते। अंदर आप क्लासरूम में सजावट करवा लें, उसमें बिजली का इक्विपमेंट लगवा लें, एसी लगवा लिए, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंट्री एग्जिट का गेट आप नहीं बना सकते। तो कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि कोचिंग ने एंट्री एग्जिट का गेट क्यों नहीं लगाया। डीडीए की बिल्डिंग में, वो कोचिंग की बिल्डिंग नहीं है, डीडीए की बिल्डिंग है, डीडीए की बनाई बिल्डिंग है, उसके नॉर्म डीडीए तय करता है। आप कैसे एंट्री एग्जिट का गेट लगा देंगे। फिर कुछ विद्यार्थियों ने सवाल उठाया कि इस तरह के असुरक्षित माहौल में कोचिंग क्यों चल रही है। तो ये कोचिंग आज से तो नहीं चल रही। मुखर्जी नगर में कोचिंग चलती हो तो 25 बरस हो गए। 25 बरस में कितने लोग पढ़ के चले गए। तो आग लगने की घटना के कारण ये सवाल उठ रहा है। लेकिन अगर ये सवाल वैध था तो फिर तो ये 25 साल से वैध सवाल था और इसका हल किसी ने नहीं ढूंढा। यहां से पढ़ के गए बहुत सारे आईएएस आईपीएस बने विद्यार्थियों ने भी नहीं ढूंढा। इस मुखर्जी नगर की देखरेख करने वाले फायर अधिकारियों ने भी नहीं ढूंढा, बिजली विभाग ने नहीं ढूंढा, डीडीए ने नहीं ढूंढा। तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, जरूरी है डीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, क्योंकि ये सारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के डिजाइन और उसके स्ट्रक्चर की सारी जिम्मेवारी एमसीडी डीडीए की है। तो उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के लिए फायर डिपार्टमेंट को आगे आना होगा और देखना होगा कि वो यहां क्या कर सकते हैं। चूंकि मैं संस्कृति आईएएस में पढ़ाता भी हूं, तो मेरे लिए तो दोहरी दुविधा थी। मैं इस बात पर बात करने से इसलिए बच रहा था कि जिस पर आक्षेप हो कोचिंग पर, उसी का कोई आदमी आके सफाई कैसे दे। तो जो सफाई मैंने दी है इसलिए तथ्यों के साथ दी है। इसमें कोचिंग का कोई डेटा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये सारा डेटा या तो पुलिस से है या दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से है और अलग अलग न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग से है। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा था, जो मैं द्रवित हुआ, जिससे ये बात शुरू करने का मेरे मन में विचार आया, वो ये था कि एक न्यूज़ चैनल ने, रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल ने दिखा दिया कि सैकड़ों विद्यार्थी फंसे, कुछ की मौत की खबर है। उस न्यूज़ चैनल को कम से कम इस तरह की रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। अब जो बात मैंने संस्कृति से भी पूछी, क्योंकि मैं एथिक्स पढ़ाता हूं, और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि आपने क्या जिम्मेवारी ली। ध्यान रखिए, मैं उसके मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं कई जगह पढ़ाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या जिम्मेवारी ली। तो उन्होंने बताया कि सर, जितने भी विद्यार्थियों का इलाज हो रहा है सारे हॉस्पिटल्स में, वो चाहे हमारे विद्यार्थी हों चाहे दूसरे संस्था के विद्यार्थी रहे हों। उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाई जिसमें दिखाया कि कुछ अन्य संस्थाओं के विद्यार्थियों का इलाज भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि हम इस समय ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने भी आईसीयू का खर्च है, जितने बच्चे जो घायल हुए उनका सारा इलाज है, वो सब वहन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यही नहीं, हम तो माता पिता से पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल में आप इलाज कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक माता पिता ने कहा कि वो उनका बच्चे का इलाज सफदरजंग में हो रहा था। उनके माता पिता ने कहा कि नहीं, हम वसंत कुंज के एक हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं। और मुझे संस्कृति प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने बिना देरी किए तमाम अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि उस हॉस्पिटल में 6 महीने की वेटिंग थी, वहां डॉक्टर से बात करके, परसुएड करके, इस मसले की गंभीरता को समझा के उस बच्चे का एडमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल में वसंत कुंज में करवाया। तो मैं समझता हूं कि संस्कृति को जरूर जिम्मेवार बनाया जाए, उसकी जो गलती हो उसके लिए जरूर उसको उत्तरदायी ठहराया जाए। लेकिन ये बात भी सामने आनी चाहिए कि संस्कृति कोचिंग उन लोगों का भी इलाज करवा रही है अपने विद्यार्थियों के साथ जो संस्कृति के विद्यार्थी नहीं थे, और उनका इलाज करवाया भी। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी तय हो, लेकिन उसके बारे में सही खबर भी लोगों तक पहुंचे, ये भी आपको इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं। अच्छा, इस संदर्भ में एक और विजुअल और क्लिप आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वो है हमारे इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी की, जिनकी दी गई बाइट्स बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने चलाई है। इसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्डिंग के भीतर जाकर पूरी बिल्डिंग देखी है, और उसमें कह रहे हैं कि आग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर लगी, मीटर में, ऊपर तक तो आग पहुंची ही नहीं।
यही बता रहे हैं कि अंदर बहुत सारे बैग फेंके हुए हैं जो अफरा तफरी में विद्यार्थियों ने फेंक दिए, और ऊपर के फ्लोर पर कुर्सियां बिखरी हुई हैं। तो एक सांसद भी जब ये बात कह रहा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है बिल्डिंग के भीतर जाकर, तो हमको उसकी बात माननी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पूरी इमेज को स्टेक पर लगाकर झूठ बोलना चाहेगा। तो अगर फायर डिपार्टमेंट यही कह रहा है, मुख्यमंत्री दिल्ली की यही कह रहे हैं, यही बात सांसद कह रहे हैं, यही बात पुलिस कह रही है, तो इतने सारे लोगों ने कोई षड्यंत्र करके हाथ मिला लिया है, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और फिर खुद विद्यार्थी, तो मैंने कहा ही कि खुद विद्यार्थी भी भवन के अंदर अपने 5 प्रतिनिधिमंडल के साथ, 5 विद्यार्थियों के साथ पूरी बिल्डिंग अब तो घूमकर आ चुके हैं। तो अब ऐसी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। कोई भी अंदर व्यक्ति नहीं है, ना तो कोई जिस तरह की शंका है एकदम निराधार है। हाँ, अंदर में बहुत सारे बैग्स हैं जो जहाँ जैसे तैसे छोड़ के लोग भाग गए हैं। वो सारे बैग को पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया है और वो कोचिंग के जो भी लोग होंगे उनके थ्रू उसको मिल जाएगा। अफरा तफरी मची हुई दिखती है क्योंकि सारी कुर्सियाँ गिरी हुई हैं। तो जो सिचुएशन है, आग सिर्फ दरवाजे पे लगी है क्योंकि जितने मीटर थे वो सब दरवाजे पे थे जहाँ से इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता है। तो निश्चित रूप से जब उधर लोग गए होंगे, धुआं भरा है, उससे अफरा तफरी होगी और ऊपर से लोग कूदे। लेकिन ऊपर से भी दूसरे छत से जाने का आसान रास्ता है। तो मैं अभी ये सारा चेक करने के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से जिनके जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उन सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। एक बच्ची को थोड़ी सी ज़्यादा चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, और बाकी 3-4 और लोग घायल हैं, मगर सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। और जो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हम अंदर जा कर के देखें, हमने थोड़ा सा हमको नियम का ध्यान रखते हुए इसको करना पड़ा। तो अब वो भी बिल्कुल मैं अपनी तरफ से स्पष्ट बता रहा हूँ कि अंदर अब कोई व्यक्ति है नहीं, और जो है वो घायल उनकी इलाज चल रही है। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आपको संदेश मैंने दिया है, ये संदेश इसलिए दिया है क्योंकि एक शिक्षक के नाते, मुखर्जी नगर में लंबा वक्त गुजारने के नाते, जिस तरह से विद्यार्थियों में पीड़ा है उसको देखने के नाते 2 बातों को ध्यान में रखकर दिया गया है। एक, भविष्य के लिए अच्छे इंतजाम हो, अपनी ऊर्जा का, जो आपने सड़क पर निकलकर अपनी ऊर्जा दिखाई है, उसका जरूर इस दिशा में भी प्रयोग कीजिए। हम सब पर भी दबाव डालिए, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी को वहन करें, उसके लिए भी कीजिए। और तीसरा, सच्चाई को सामने लाइए, किसी तरह के रूमर्स पर, अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस संदेश को सुनने के लिए।